नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 ऑफ द जुलाई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 25 ऑफ द जुलाई, ठीक है, 2025। तो आज कौन सा डे बनाया जाता है? तो आज डे तो नहीं बनाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे यहाँ पर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट क्या लेता है? ओथ भी लेता है, शपथ भी लेता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करूंगा, ऐसी शपथ लेता है, ओथ लेता है। तो हमारे यहाँ पर एक कल्चर बना हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉर्मली 25 ऑफ द जुलाई को क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, जब भी उनका इलेक्शन होता है, जिस भी साल होता है, ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है, आप जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ था कि 25 ऑफ द जुलाई को ही सभी ओथ लेते हैं? तो उसका रीजन भी एक ही है कि हमारे यहाँ पर एक प्रेसिडेंट हुए हमारे, जिनका नाम था डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और जो आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है, इन्होंने 25 ऑफ द जुलाई, ठीक है, 1977 को ओथ ली होती है। और हुआ क्या था उस समय, हमारे जो प्रेसिडेंट होते थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, एफ अली अहमद, उनकी डेथ हो जाती है। और याद रखना, आज तक 2 ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी ऑफिस टाइम के दौरान, यानी कि टेन्योर के दौरान जिनकी डेथ हुई है। एक आपके जाकिर हुसैन 1969, दूसरे कौन है? तो एफ अली अहमद 1977। तो एफ अली अहमद की डेथ के बाद जब इलेक्शन का टाइम आया, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होने चाहिए? विद इन 6 मंथ। और अभी आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उनके इलेक्शन के लिए लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल। तो वो 6 महीने से आगे भी जा सकता है, क्योंकि फिक्स टेन्योर नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, इनका 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो हम उस न्यूज को भी कवर कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उस समय जो 25 ऑफ द जुलाई 1977 को डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने ओथ ली थी, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो किसी ने उनका अपोज नहीं किया था। तो बिना अपोज के वो क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बन गए थे। तो उनके इस बात को ना सेलिब्रेट करने के लिए कल्चर बन चुका है, एक अनूठा कल्चर बन चुका है कि हर प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट उनके बाद से 25 ऑफ द जुलाई को ही ओथ लेता है, चाहे वो 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाए, चाहे 18 जुलाई को, लेकिन ओथ 25 जुलाई को ली जाती है। तो आज क्या है? 25 ऑफ द जुलाई। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं उसी के बाद। चलो बताना मुझे, पहला क्वेश्चन आपका कि इतने आज तक इतने कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के, ठीक है, जो बिना अपोज के, अनअपोज क्या हुए हैं, जिनका इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने हुए हैं देखते बताते हैं, और उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। India UK trade deal likely to boost farms export growth by the 20%, ठीक है। इधर लिखा है इंडिया यूके डील इज डन। तो देखो बेसिकली ये आपका इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ये आपके द हिंदू की न्यूज है। तो मोस्टली न्यूज कॉमन होती है, तो हम उनको एक जगह से उठा लेते हैं ना। तो देखो हुआ क्या, आपने देखा होगा कि जो इंडिया है, उस इंडिया का अभी यूके के साथ एक डील डन हुई है, जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड डील या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, एफटीए। और हमारा ऑलमोस्ट याद रखना 50+ कंट्रीज के साथ एफटीए चलता है। साइन हमने 75+ कंट्रीज के साथ कर रखा है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 66-67 कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए चलता है। तो एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि एक होता है टैरिफ, है ना, कि आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट आएगा तो हम उसको ऑलमोस्ट 0 टैक्स पर यहाँ पर अलाउ कर देंगे। हमारी सरकार आपसे उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेगी। 100 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है, वो ऑलमोस्ट 100 रुपए में जा रहा है। या मान लो कि कुछ प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर दिया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया, जैसे स्कॉच विस्की है। तो जो ब्रिटेन से, यूके से जो स्कॉच विस्की आती है, वो पहले बहुत महंगी होती थी, तो उसका जो टैक्स है उसको ऑलमोस्ट 50% तक स्लो कर दिया गया, ठीक है, यानी कि लोअर कर दिया गया है, कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, हमारा यूके के साथ एक हिस्टोरिकल डील हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा जापान और यूएसए की डील हुई है, कल अगर आपने पढ़ा होगा तो परसों के दिन क्या हुआ था, यूके आपका यूएसए और जापान के बीच, है ना, बिलियंस ऑफ द डॉलर की क्या होती है, एक डील होती है, जिसमें उनकी दोनों की इकोनॉमी क्या कर जाएगी, बूस्ट कर जाएगी भयंकर तरीके से। तो ऐसे ही हमारी डील किससे हुई है? यूके के साथ, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानी गई है, ठीक है। तो क्या क्या महंगा हो जाएगा, उसके बाद भारत में क्या क्या सस्ता हो जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट चीप हो जाएंगे, चीपर, और कौन कौन से थोड़े कॉस्टलियर हो जाएंगे, तो देखते हैं। ठीक है, जैसे
जो टेक्सटाइल है, वो टेक्सटाइल के ऊपर पहले कितना टैरिफ लगता था, अप टू 12%, अब क्या हो गया 0। अब यानी ब्रिटेन से आने वाले जो कपड़े हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैरिफ 0 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हमारे को लगभग क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 12% एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। जैसे टी और कॉफी पहले अप टू 10% लगता था, अब उसके ऊपर 0 हो चुका है। तो ये फैक्चुअल डाटा भी याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें एग्जाम भी क्लियर करना होता है। ये सब चीजें तो समझने के लिए काफी होती हैं, ठीक है, फैक्ट भी हमें पता होने चाहिए। तीसरा, टेम्परेरी वर्कर्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम द यूके सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, उनको वहां पर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट के नाम पे जो पैसा देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, यूके को क्या फायदा होगा, है ना, तो यूके ने क्या किया, पहले यूके के अंदर 150%, अच्छा यूके की तरफ से 150% टैक्स लगता था किसके ऊपर, स्कॉच विस्की के ऊपर। अब ये कितना हो चुका है, 75% कर दिया, ऑलमोस्ट आधा। और आने वाले 10 साल में इसको 75% से कितना कर दिया जाएगा, 40% कर दिया जाएगा। जो कार्स है बेसिकली, आफ्टर 10 years अप टू ए सर्टेन लिमिट ब्रिटिश फर्म्स कैन नाउ बिड फॉर द टेंडर्स, यानी कि यहाँ पर जो कार्स हैं पहले 70 से 110% टैक्स होता था, अब उनके ऊपर लगभग 10% टैक्स रह गया है, ठीक है। तो कुछ हमने कम कर दिए हैं, कुछ उन्होंने कम कर दिए, तो वही बात है। इंडिया गेन्स बिग इन फूड, फुटवियर, टेक्सटाइल टू कट टैरिफ्स इन ऑटो, लीकर, ठीक है। हमें फायदा हो गया किसमें, फूड में, फुटवेयर में, टेक्सटाइल में, ठीक है, और उनको किसमें फायदा हो गया, ऑटो में, लीकर में, इन सब में फायदा हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल से 2-4 बातें याद रखनी है, ठीक है। इंडिया यूके पैक्ट कौन कौन है, तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपसे ये पूछ लेगा किस किस के बीच में हुई, तो आपके पीएम मोदी जी और साथ में कौन है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ठीक है ये डील तो हो गई उनके बीच में, लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं इंडिया यूके इंक ट्रेड डील एक्सटेंड फ्रेमवर्क्स ऑफ द टाइज, तो ये भी वही न्यूज है, बस दूसरे एंगल से उस राइटर ने लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, अगर मैं इंडिया और यूके के हिस्ट्री को देखता हूं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हमारी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, क्योंकि हम किसके द्वारा रूल किए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आपने पढ़ा होगा 1600 में कौन सी कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां भेजा गया था, इंडिया भेजा गया था, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के पर्पज से। आई होप कि आप सभी को कुछ कुछ बातें याद होंगी हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है आपका ब्रिटेन, थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो याद आ जाएगा हिस्ट्री वाला लेक्चर। और ब्रिटेन के अंदर हमेशा किसका रूल रहा है, तो क्वीन का, ठीक है। और जो क्वीन का रूल रहा है, तो यहां पर ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी कब बनती है, 1599 में। और कंपनी को ट्रेड करने के लिए कहां भेजा गया, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा भारत है, तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और ट्रेड का कैसा था याद रखना, सबसे पहले जब ये आता है तो इससे ट्रेड मोनोपोली दी जाती है। और ट्रेड मोनोपोली तो जो दी जाती है वो 15 साल के लिए दी जाती है इनिशियली, बाद में उसे एक्सटेंड करते 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 हमने 1813 तक ले गए। 1813 में याद रखना टी के व्यापार को छोड़कर, चाय का जो ट्रेड था उसको छोड़कर सब हमने फ्री कर दिया, कोई भी कंपनी कर सकती है। और 1833 में हमने क्या किया था, ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली अबोलिश कर दिया होता है, ठीक है, हटा दिया होता है। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड मोनोपोली दे दी गई, और उसके बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी की तरफ से क्या मिल जाता है, रॉयल ऑर्डर मिल जाता है कि जाओ भारत में ट्रेड करो। और रॉयल ऑर्डर किस दिन मिलता है, तो 31 ऑफ द दिसंबर 1600 को दिया जाता है, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। और उसके बाद वो भारत में आकर व्यापार करने लगते हैं। तो सबसे पहले 1600 में आए, उसके बाद आप जानते हो कैप्टन हॉकिंस और वो सब कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ करंट पे फोकस रहेंगे, ठीक है। 1858 में आप जानते हो 1857 की रिवोल्ट होती है, और रिवोल्ट होने के बाद क्या होता है, कंपनी का रूल हट जाता है और किसका रूल आ जाता है, क्वींस रूल आ जाता है, महारानी का रूल आ जाता है, एक देश का रूल आ जाता है। और तब से लेकर 1947 तक किसका रूल रहा, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। उससे पहले कंपनी का रूल था, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, 1947 में हम जैसे तैसे करके इंडिपेंडेंट हो गए, आजाद हो गए। और आजाद होने के बाद आगे चल के 1950 के बाद हमने क्या किया, यूके की सोवरेनिटी को छोड़ दिया, ठीक है। हम अपने आप के क्या हो गए, सोवरेन हो गए, यानी कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ऐसा हमने लोगों को बता दिया। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, कब, 26 ऑफ द जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद 2004 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दी, और उसके बाद एवरेज ट्रैफिक रिडक्शन जो है
ठीक है, सॉरी है ना, 2004 में हमारा क्या आ गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम बना लेते हैं। ठीक है, और अब ये जो डील हुई है, इस डील से हमने जो एवरेज ट्रैफिक रिडक्शन वो 15% से कितना कर दिया है, 3%। जैसे विस्की, एरोस्पेस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, वही सब बातें जो अभी हमने जस्ट पढ़ी हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, इंडिया लगभग याद रखना फैक्चुअल डाटा है सारे के सारे, हालांकि ऑलमोस्ट ये न्यूज हम पहले कवर कर चुके हैं जब ये डील होने वाली थी, उससे पहले आई थिंक पिछले ही हैंडआउट में ये सब बातें हमने पढ़ी भी थी। इंडिया एक्सपोर्ट्स 36.363 बिलियन इन द एग्रीकल्चर ग्लोबली। यूके इंपोर्ट करता है जिसमें से लगभग 37.52, ठीक है, जिसमें से 811 जो आपका मिलियन डॉलर है वो इंडिया से आता है। इसके बाद क्या होगा, तो ड्यूटी फ्री एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, 20% तक नेक्स्ट 3 ईयर में हमारे को बेनिफिट होने वाला है। फ्रेश जो आपके फ्रेश ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ब्राजील, पैरिटी, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो वही सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा क्या नहीं दिया गया, तो नो मार्केट एक्सेस ग्रांटेड बाय इंडिया टू यूके इन सेंसिटिव एरियाज। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में हम भारत वालों को नहीं वहां पर दिया गया, जैसे हमारा अमूल वहां नहीं पहुंचा। ठीक है, हालांकि यूएसए में पहुंच गया। ठीक है, एप्पल, ओट्स, एडिबल ऑयल्स, ठीक है, ये सब नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी इन सबको देखते हुए तो कुछ कुछ प्रोडक्ट में हमें वहां पे अलाउ कर दिया गया, कुछ कुछ में नहीं किया गया। ठीक है, अभी इसका एक आर्टिकल और है आगे, तो कुछ बातें बची हुई हम वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, एक एडिटोरियल भी लिख रखा है किसी ने, तो हम बाकी की बातें वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे न्यूज के ऊपर। ये आपके हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, और आपको पता है मानसून सेशन आपका चल रहा है। मानसून सेशन कब से कब तक चलेगा, 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 21 अगस्त तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो इस मानसून सेशन के अंदर, ठीक है, एक बात निकल के आई थी कि भाई हमारा जो सरकार है वो क्या करना चाह रही है, प्रीएम्बल को अमेंड करना चाह रही है। तो सबसे पहली बात समझना प्रीएम्बल क्या होती है। तो प्रीएम्बल सबसे पहले आता है एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया गया था कब, 1913 को, सॉरी है ना, कब प्रेजेंट किया जाता है, तो लिखना सिंपल सा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जो हमारी 3rd मीटिंग हो रही होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इसको लाते कौन है, तो याद रखना बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब इसे प्रेजेंट किया तो आगे चल के हमने इसे क्या बना दिया, प्रीएम्बल बना दिया। लेकिन इसको उस दिन एक्सेप्ट नहीं किया गया था, याद रखना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन द 13 दिसंबर 1946 बट इट वाज एक्सेप्टेड लेटर ऑन 22 जनवरी 1947 because at that time in 1946 13 दिसंबर 1946 मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि वो सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको बाद में 1947 में हमने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। वही आगे चल के हमारी प्रीएम्बल बन जाती है। तो उस प्रीएम्बल में क्या लिखा है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो these 5 are our क्या है, हमारे 5 नेचर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल अगर आपको पढ़नी है तो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, 5-3-5-2 एक फॉर्मूला होता है ना। 5 हमारे क्या है, नेचर हैं, सोवेरन हैं, ठीक है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। 3 हमारे यहाँ पर क्या है, तो जस्टिस है, कौन कौन से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 5 मेरे पास क्या है, लिबर्टीज है, कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और 2 मेरे पास इक्वलिटी होते हैं, किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और इसमें फ्रेटर्निटी और ये सब भी लिखे हुए हैं, डेट भी लिखी हुई है कि हम किस दिन 26 नवंबर को इसे अडॉप्ट कर लेंगे। बट ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड पार्शियली, ओनली 16 आर्टिकल्स वर इनेक्टेड ऑन दैट डे। ठीक है, फुल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, इसलिए हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अब बात ये आती है कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जो पहले नहीं थे। ठीक है, और जो वर्ड पहले नहीं थे उन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो अब सरकार कह रही है कि जब बाद में जोड़ा गया तो हम बाद में हटा भी सकते हैं। तो कौन कौन से जोड़े गए थे, तो सिंपल याद रखना, हमने आगे चल के जब यहां पर इमरजेंसी लगी होती है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उस समय एक अमेंडमेंट होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं। और इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रियम्बल जो है उस प्रियम्बल में क्या जोड़ दिया, 3 वर्ड जोड़ दिए। कौन कौन से, तो याद रखना, सोशल, सेक्युलर और एक वर्ड और जोड़ा होता है इंटीग्रिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, अखंड भारत की जो बात करते हैं, अखंडता, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है, बीच में ऐसे न्यूज आ रही थी कि सोशल और सेकुलर को हटाना चाहती है, और जब हटाना चाहती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो सोशल नहीं रहना चाहते तो कहां चले जाओगे, तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहां पर मैक्सिमम चीजें किसके पास होती हैं, सरकार के पास। लेकिन आज के दिन भारत कहां पर है, तो याद रखना, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में है। पहले हमने कुछ नहीं लिख रखा था। तो देखो, दुनिया में 2 तरह के देश होते हैं, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट। तो अमेरिका जैसे कंप्लीट कैपिटलिस्ट है, वहां पे गरीब आदमी हो मर जाओ फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। भारत में ऐसा नहीं है, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर अगर आप राजस्थान में हो फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास भामाशाह कार्ड है, आपके पास चिरंजीवी कार्ड है, तो आप फ्री आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो पैसे खर्च करने हैं, तो आप बगल में दुर्लभ जी चले जाइए, SMS के बगल में, वहां खूब पैसा लगता है, वहां पैसे दे दीजिए। आप समझ में आ रही है। तो हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि सरकार क्या बनाना चाहती है, हमें सोशल नहीं रखना चाहती तो कैपिटल बनाना चाहती है, यानी कि उद्योगपतियों की, बिजनेसमैन की सरकार लाना, देश बनाना चाहती है। तो वो गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के काम बंद हो जाएंगे। तो सरकार ने कहा कि अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा ऑफिशियली लॉ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है। तो उस न्यूज के ऊपर अब लग गया है ताला। अब वो तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी जब तक कुछ नया नहीं हो जाता, वरना काफी टाइम से डिबेट चली आ रही थी, ठीक है। दूसरा होता है, आई थिंक पहले भी मैं 2-4 बार पढ़ा चुका हूं इन आर्टिकल्स को। दूसरा कौन सा है, आपका वर्ड जोड़ा गया कौन सा, सेक्युलर। तो सेक्युलर हटाने की बात हो रही थी। सेक्युलर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि हमारे लिए किसी भी धर्म को हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एवरी रिलीजन इज इक्वल। अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया में आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, तो लग रहा था कि ये चेंज करेंगे, लेकिन अब कह दिया कि हम सेक्युलर को भी हटाने की प्लान नहीं कर रहे हैं। समझ गए। तो बस इतनी सी न्यूज है। तो प्रियम्बल याद रखना, ठीक है, क्या होती है। और पहली लाइन क्या है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि किसने बताया इसको, हम भारत के लोगों ने, ठीक है। और प्रियम्बल जो है याद रखना, प्रियम्बल में आज तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा, 42nd अमेंडमेंट। और प्रियम्बल में 2 बार इंडिया वर्ड का यूज हुआ है, ये भी याद रखना, इंडिया और आपका इंडिया, ठीक है। चलो, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है बहुत अच्छे से तो बताना मुझे कौन सा वो केस था, हिस्टोरिकल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानने से मना कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कौन सा सेकंड केस आया जिसमें कहा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कौन सा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट असेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि बहुत जरूरी पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 3 कौन कौन से केस थे, ठीक है, आप लोगों के पढ़े हुए हैं, देखते हैं कौन कौन को याद है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर आप आगे चलोगे तो इंडियन एक्सप्रेस में भी वही न्यूज छाप रखी है, बस उसकी हेडलाइन चेंज है, नो प्लान टू रिमूव सोशलिस्ट सेक्युलर फ्रॉम द प्रियम्बल सेज लॉ मिनिस्टर, ठीक है। तो दोनों के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। सुप्रीम कोर्ट आस्क मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टू हियर क्लेम ऑफ भोपाल गैस विक्टिम्स ऑफ द मिसक्लासिफिकेशन ऑफ द इलनेस ऑन मेरिट्स। देखो हुआ क्या था, हमारे भारत का, इंडिया का सबसे खतरनाक जो डिजास्टर अगर हुआ है ना, नेचुरल डिजास्टर नहीं कह रहा मैं, मैन मेड डिजास्टर था, वो कौन सा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और दुनिया के वन ऑफ द, कह सकता हूं कि जो डेडलीस्ट डिजास्टर हुए ना उनमें से एक है। हुआ क्या था समझना, भोपाल में, है ना, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की रात होती है, ठीक है। और होता क्या है, वहां पर एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, बहुत न्यूज में रहता है, याद रखना, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है इसका, ठीक है। इस यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में एक गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, इस गैस की खासियत ये है कि अगर ये गलती से पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है, तो होता क्या है, बहुत भयंकर नुकसान होता है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी देखने को मिल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आज भी है वहां पे। तो वहां पर क्या हुई, ये गैस लीक हो गई और विद इन 100 किलोमीटर के रेडियस में, है ना, ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा लोगों को इसने हिट किया।
किसी को इसने अंधा बना दिया, किसी के मतलब कि आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चलेगी, आपके लंग्स खराब कर दिए, किसी की आंखों के थ्रू अंदर चलेगी, आंखें खराब हो गई उसकी, किसी का चेहरा बिल्कुल खराब हो गया, है ना। भयंकर तरीके का क्या होता है, ब्लास्ट होता है उसमें, ठीक है, रेडिएशंस निकलती हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पता है ना, आज भी वहां पर 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 जब यूएसए ने उस पर बम डाल दिए थे, न्यूक्लियर बम टेस्ट कर रहा था वो, ना, तो आज भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। आज भी वहां पे फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं ना कुछ शरीर में कमी रहती है। सेम भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले रीजन में पाया जाता है। इवन एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पिछले साल, जिसमें यह भी था कि वहां के लोगों की इवन फर्टिलिटी रेट पे भी इफेक्ट पड़ा है, किसका, उस गैस ट्रेजेडी का। आज भी वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं एक तो ये भी था कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो कम हो गए, फीमेल हार्मोन्स ज्यादा, यानी कि लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, लड़के कम पैदा हो रहे हैं, ये भी एक डाटा निकल के आया था। तो कहीं ना कहीं रेडिएशंस का इफेक्ट था। समझ गए क्या था? तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ए हाईली टॉक्सिक वोलेटाइल एंड फ्लेमेबल केमिकल यूज्ड इन द पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, रिएक्ट्स वोलेंटली विद द वाटर प्रोड्यूसिंग मिथाइलमाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंट्री रूट्स, इनहेलेशन, ठीक है, इंजेक्शन, स्किन और आई, वही सब बातें जो मैंने आपको बोली है वही लिखा हुआ है। लंग इंजरी हो जाएगी, केमिकल बर्न, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये किससे हुआ? आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर हुआ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। जैसे उसके बाद वाइजैक गैस लीक भी हो चुका है, ठीक है, 2020 के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो स्टायरीन गैस की वजह से। 2-4 और याद रखना। तुगलकाबाद के अंदर लीक हो गई थी गैस, ठीक है, क्लोरोमिथाइल, ठीक है, पायराडाइन 2017 में। चेन्नई के अंदर अमोनिया लीक हो गया था, ठीक है। और इन सब की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट, कैंसर हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, इवन आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट किए गए जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई? तो याद रखना, रियल टाइम इन्फो शेयरिंग रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ठीक है, कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए आप काफी बार पढ़ते हो, है ना, आपके एनवायरमेंट की क्लास में भी हमने पढ़ा है। पोस्ट भोपाल अम्ब्रेला लॉ फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, केमिकल एक्सीडेंट्स, इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स रूल्स 1960s एंड 1996 आया। ऑन साइट एंड ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान्स बनाए गए। फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948, उसको अमेंड किया गया कि सेफ्टी नॉर्म्स इन द हजार्डियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक्सप्लोजिव एक्ट जो था आपका 1884 का, उसको दोबारा से अमेंड किया गया कि हमें जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको सेफली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया 1991 में, ठीक है। इमीडिएट कंपनसेशन दोनों होगा डिजास्टर विक्टिम्स को, ठीक है। तो बात ये निकल के आ रही, इवन उस समय लगभग $470 मिलियन का विक्टिम्स को कंपनसेशन भी दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब क्या मैटर समझना, अभी ये क्यों न्यूज में आ गया, ये सब पहले की बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को टू हियर क्लेम ऑफ द भोपाल गैस विक्टिम्स ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन द थर्सडे गेव राइट्स ग्रुप रिप्रेजेंटिंग द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस डिजास्टर द लिबर्टी टू अप्रोच द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विद देयर क्लेम दैट सर्वाइवर्स विद लास्टिंग, ठीक है, इंजरीज एंड इलनेसेस वर रॉन्गली क्लासिफाइड अंडर द टेम्परेरी डिसेबलमेंट एंड द माइनर इंजरी एंड अंडर कंपनसेटेड फॉर ईयर्स। देखो हुआ क्या, कुछ लोग ऐसे थे जो रियल में उनको इफेक्ट पड़ा था, लेकिन उनको मिस क्या कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी है मिस क्लासिफाई कर दिया गया, सॉरी ना, मिस क्लासिफिकेशन हो गया उनका, यानी कि किसी को बहुत ज्यादा गहरी चोट थी उसको कह दिया माइनर चोट है ना, माइनर उसको कुछ हुआ है। लेकिन अब जाकर उन लोगों की डेथ तक हो जा रही है, उन लोगों को कैंसर हो चुका है, बीमारी हो चुकी है, रीजन क्या है, वो गैस। तो वो चाहते हैं हमारा कंपनसेशन हमें मिले, बस इतनी सी बात है। तो ये दोबारा न्यूज में आ गया, ठीक है। तो याद रखना, वन ऑफ द डेडलीस्ट क्या था हमारा, ये डिजास्टर था, जिसके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, गैस कौन सी थी, कंपनी कौन सी थी, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इसको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ऑफ टू न्यू होम। देखो ये वाली न्यूज आपने पढ़ी होगी आज के द हिंदू में। ये आपके सामने गजराज हैं, गजराज मतलब हाथी को कहा जाता है ना, और ये लोग उन हाथी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे, तो वर्कर्स एट द बन्नेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलोर में है, try to shift an elephant into a carriage to be sent to the हिमेजी सेंट्रल पार्क इन जापान। तो सिंपल याद रखना, भारत के बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु में है, उस बेंगलोर के उस बनेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क BBP से
4 हाथी जो है एशियन एलिफेंट, इनको, जिनमें एक मेल है 3 फीमेल है, इन हाथियों को कहाँ भेजा जा रहा है? हिमेजी सेंट्रल पार्क सफारी पार्क जापान में। और इसे कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक देश से दूसरे देश में क्या कर रहे हैं, एलिफेंट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। जैसे जैसे हमारे भारत में आपने पढ़ा होगा जो चीता है ना, चीता वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, गायब हो गए थे। और चीता गायब कब हो गए थे भारत से? 1952 से। तो हमें लगा चीता फिर से आने चाहिए, तो हमने क्या किया, चीताओं का 2023 में क्या कर दिया, रीइंट्रोडक्शन कर दिया। हम साउथ अफ्रीका और आपके नामीबिया से क्या ले आए, चीता ले आए और वापस भारत में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जापान जो है वो भारत से 4 हाथी खरीद रहा है, ध्यान रखना है ना। खरीदने का मतलब एक्सचेंज कर रहा है, इसे एक्सचेंज प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें एक मेल है 3 फीमेल है। और इवन हाथियों के नाम भी याद रखना क्योंकि न्यूज में आए हो, तुम्हें भी पूछ ले। तो एक का नाम है सुरेश जो कि 8 साल का है, ठीक है। एक है गौरी जो कि लगभग 9 साल की है, ठीक है, हथीनी। एक है श्रुति जो कि 7 साल की है और एक है तुलसी जो कि 5 साल की है। तो एक मेल और 3 फीमेल हाथियों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बदले में हमें क्या मिलेगा, तो बदले में हमें मिलने वाला है, ध्यान रखना, 4 चीता। हमें जापान से 4 चीता मिलेंगे, ठीक है, 4 हाथियों के बदले, ठीक है, ये भी याद रखने आपको, ठीक है। 4 चीता के साथ क्या मिलेगा मुझे, 4 जैगुआर मिलेंगे, ठीक है, 4 प्यूमा मिलेंगे मुझे, ठीक है। सोचो 4 हाथियों की वैल्यू क्या है ना। जापान मुझे 4 चीता दे रहा है, 4 जैगुआर दे रहा है, 4 प्यूमा दे रहा है। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, उस प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल पूरे हो गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973, और उसको 50 साल पूरे हो गए थे। तो इस खुशी में हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया था कि जो बिल्ली की बड़ी जातियां हैं उनको बचाना है, स्पीसीज को बचाना है। तो उस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में टोटल 7 थे, और उन 7 में से भारत में 5 पाए जाते हैं, 2 नहीं थे। कौन कौन नहीं थे, जैगुआर नहीं था, प्यूमा नहीं था। तो जापान से हमें 4 जैगुआर मिल जाएंगे, 4 प्यूमा मिल जाएंगे, ठीक है, और 2 चिंपांजी मिलेंगे और 8 ब्लैक केप्ड कैपुचिन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें वापस एक्सचेंज में मिल जाएंगे। कतर एयरवेज से उनको ले जाया जाएगा, लाया जाएगा। BBP अपने बायोलॉजिकल पार्क का नाम है, फर्स्ट इंटरनेशनल एनिमल एक्सपोर्ट उनका पहली बार वहां से किया जा रहा है। तो सिंपल 1 लाइनर में डाटा याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 24-year survey reveals that coral cover in Lakshadweep show a 50% reduction। अब आप कहोगे सर कोरल्स क्या होते हैं, पहले ये समझो, फिर आप कोरल के बारे में पढ़ोगे, है ना। अच्छी न्यूज है, काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझना, कोरल्स आर स्मॉल 0.25 से 12 इंच के क्या होते हैं, स्मॉल सॉफ्ट बॉडीड मैरीन इनवर्ट नॉट पोजेसिंग ए स्पाइन, यानी कि जिनकी क्या नहीं होती, स्पाइन नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे सॉफ्ट बॉडीड मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं एक तरीके से। विच बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन सा, सिनाइडारिया, ठीक है, सिनाइडारिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दीज आर सेसाइल एनिमल्स विच परमानेंटली अटैच देमसेल्व्स टू द ओशियन फ्लोर, और वे ऑलमोस्ट ओशियन फ्लोर से चिपके रहते हैं और पत्थर जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, ऐसे याद रखना। और ये जब बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं, कोरल रीफ बना देते हैं। और जब कोरल रीफ बना देते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, और वो जो लेयर बन जाती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, उस लेयर को हम कह देते हैं आपका जूनोथेलिया। क्या कह देते हैं, जूनोथेलिया। तो एक कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम बिल्ट बाय द कॉलोनीज ऑफ द टाइनी या टीनी animals called coral polyps, and these polyps secrete a hard calcium carbonate skeleton which over time builds up into the reef structure, जो reef बन जाता है। coral reefs are incredibly diverse, often called the rainforest of the sea, उन्हें rainforest of the sea भी कहते हैं। supporting a vast array of the marine life, they are found in the warm, shallow and clear tropical waters around the world। जैसे भारत में गुजरात के पास, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में, इधर इस वाले कोस्ट पे पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पाए जाएंगे लक्षद्वीप में, ठीक है, यहाँ पर भारत के गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाएंगे, ठीक है, इधर पाए जाएंगे अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर कोरल रीफ पाए जाते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करने में इनका बहुत हेल्प मिलती है। इवन ये इतने जब कभी साइक्लोन आता है और साइक्लोन हिट करता है तो ये उसका जो इंटेंसिटी है उसको भी कम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये लगभग पूरे साल में एक डाटा निकल के आया था। अच्छा याद रखना, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो सिंपल वन लाइन में ग्रेट बैरियर रीफ कहां मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, हमने कई बार पढ़ा भी होता है। द कोरल प्रोवाइड्स द जूनोथेलिया, जो आपका जूनोथेलिया है, विद द कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और वहां से क्या होता है? इन द रिटर्न द जूनोथेलिया सप्लाई द कोरल विद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द कोरल पॉलिप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, और उनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बन जाता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कोरल्स विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जूनोथेलिया आर रिस्पांसिबल फॉर द यूनिक एंड द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द कोरल्स। Coral structures provide economic goods and services worth $375 billion पर ईयर, वो पूरी दुनिया को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे? More than 500 million people across the world dependent on the coral reefs for food and the income. फूड और इनकम के लिए लगभग पूरी दुनिया के 500 मिलियन लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कहीं पर हरी हरी घास जैसी लगी हुई है, ठीक है, इनके ऊपर घास जम जाती है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं तो सुंदर दिखते हैं ना। तो जब किसी लेक के अंदर होता है, किसी समुद्र के किनारे होता है, तो वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जब साइक्लोन हिट करता है तो उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, तो नुकसान से बचा लेते हैं, लोग इन्हें निकाल कर बेचकर पैसा भी कमाते हैं। तो लगभग पूरे दुनिया की $375 बिलियन इकोनॉमी इन पे डिपेंड करती है। कोरल रीफ्स एब्जॉर्ब अप टू 97% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, जैसा कि मैंने कहा साइक्लोन वगैरह, स्टॉर्म्स एंड द फ्लड्स, व्हिच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज एंड सॉइल इरोजन। द एब्सेंस ऑफ द कोरल रीफ्स रिजल्ट्स इन द सेवर रेमिफिकेशंस फॉर द मैरीन लाइफ एंड द ह्यूमंस। उनको क्या पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपल याद रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। द इंडिया यूके FTA spells a poor deal फॉर पब्लिक हेल्थ। देखो इसी आर्टिकल की बात कर रहा था मैं। यूके फूड जायंट्स विल हैव इजियर एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। वहां की फूड इंडस्ट्री बहुत इजी वे में भारत में एंटर कर जाएगी, और वहां पर मोस्टली जो खाया जाता है वो है फास्ट फूड। क्या भारत में पहले से फास्ट फूड की कमी है? क्या भारत में, देखो भारत को आज के दिन आपने पढ़ा होगा क्या कहा जाता है? इंडिया इज वेल नोन एज कैपिटल ऑफ, क्या कहते हैं उसे? कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, इतने डायबिटीज के पेशेंट है। दूसरा साथ साथ इतना फास्ट फूड वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो HFSS भी कहते हैं उसे, ठीक है। HFSS हाई फैट शुगर एंड आपका उसके अंदर सॉल्ट, ठीक है। हाई फैट शुगर सॉल्ट के आइटम्स मिलेंगे। अब सोचो कि तुमने उस डील के अंदर उनके फूड, अभी मैंने पढ़ाया था कि हम वहां पर फूड वाले इंडस्ट्री उन्होंने अलाउ नहीं किया, कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न है ना, सिक्योरिटी कंसर्न, हमने अलाउ कर दिया है। तो क्या ये हमने अच्छा किया? द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्पेल्स ए पुअर डील फॉर द पब्लिक हेल्थ। हम पब्लिक हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, बस ऐसे ही कहा जा रहा है। The case of Mexico, मैक्सिको का केस देखते हैं। Concern about the FTA and its adverse public health impact are not hypothetical. In 1992, when the North American Free Trade Agreement was signed between Mexico and the United States and Canada, Mexico made the mistake of not implementing the robust public health safeguards. In the years that followed, Mexico experienced the following: a dramatic rise in the imports of the cheap, sugary, sugar वाले जो drinks आपके, snacks and the processed foods, a surge in the consumption of the HFSS, है ना, high fat शुगर एंड सॉल्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं, एंड ए स्टीप राइज इन द डाइट रिलेटेड डिजीज, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज। और मैंने कहा ना भारत तो डायबिटीज के कैपिटल कहा जाता है। तो अगर हमने इन्हें अलाउ कर दिया तो वहां से बिल्कुल चीप, और जब चीप होगा तो उसमें क्या होगा? जो शुगर ऐड की जाएगी आर्टिफिशियल शुगर, वो आप जानते हो कितना नुकसान करती है। आज भारत में छोटे छोटे बच्चों के डायबिटीज होने का, छोटे छोटे बच्चों के बीमार होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? डायबिटीज, फास्ट फूड। आप 1990s के आसपास चले जाइए, जब हमने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था, है ना। अपने दादा दादी से पूछना खाने को क्या होता था, वही जो हम एंशियंट टाइम से खाते आ रहे थे, और सभी हेल्दी थे, कोई बीमारी नाम की चीज नहीं होती थी, है ना। अब क्या हो, कोई पुराने आदमी को देखना, बीमारी नहीं मिलेंगे।
और अब के छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं क्यों? क्योंकि जो खाना पीना है, जो कल्चर आ गया, जो वेस्टर्न खाना आ चुका है ना, उससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया है और अगर हमने उसे रेगुलेट नहीं किया तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस खाने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में वही कुछ एग्जांपल इसने दिए जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, जैसे मैक्सिको का केस लिया इसने, वहां पर केस आ गए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इसमें ये थीम निकल के आती है कि मुझे, जैसे स्कूल होते हैं तो स्कूल के अंदर लेबल लगा देना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में इतना फैट है, इस प्रोडक्ट में इतना ऑयल यूज किया गया है। हालांकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, कौन देखता है ना, तुम्हें पता है कि नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी तुम सुबह शाम मोमोज खाते रहते हो ना, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना, हमें मतलब सरकार को, क्योंकि बर्डन किसे भुगतना पड़ता है? तो बर्डन तो लोगों के ऊपर आ जाता है, समझ के। तो वही सब बातें की गई हैं। HFSS आइटम्स ऑलरेडी एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन may become cheaper and more aggressively marketed especially to the children and the adolescent। ठीक है, हमने स्टार रेटिंग सिस्टम जो है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा हमारा, किसको कौन से उसमें रखना है। हमारा जो FSSAI है, ठीक है, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या करें अभी, ठीक है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ये हैं, आइसलैंड का एग्जाम्पल लिया, नॉर्वे का, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो आई थिंक आप थीम समझ गए होंगे, जस्ट इसको एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स इन द लीगल ड्राफ्टिंग स्टेज, ठीक है, FTA में हमें रखना चाहिए था। हमें वार्निंग लेबल्स बनानी चाहिए थी HFSS फूड के लेकर, ठीक है। हमें HFSS फूड को बैन करना चाहिए जो ऐड होती हैं, जो बच्चों को टारगेट करती है। हमें, जैसे यूके है, यूके में क्या है, 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद वहां पर कोई ऐसी ऐड नहीं आती है जो बच्चों को फास्ट फूड खाने के लिए क्या करे, टारगेट करे, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि बच्चा उसके बाद फ्री होकर मोबाइल वगैरह चलाता है, सोशल मीडिया यूज करता है, तो उस समय नहीं, तो हमें भी ये रेगुलेशंस अपना लेने चाहिए, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया बंद कर दिया, लेकिन हो सकता है वो टीवी पे देख ले, हो सकता है मम्मी पापा के मोबाइल में देख ले, तो ऐसा भी हमें भारत को कुछ यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वही सब बातें जस्ट आप रीड कर सकते हो, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बना लेना, ठीक है। स्कूलों में ऐसा हो जाना चाहिए, वही सब है, ठीक है। यूके इंडिया FTA प्रॉमिस से चीपर पैग द स्टोरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द स्कॉच विस्की, ठीक है। और वही स्कॉच विस्की को ऊपर टैक्स कम कर दिया गया, 150% से कितना हो चुका है, 75% हो चुका है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आने वाले 10 साल के अंदर ये हम कितना कर देंगे, ऑलमोस्ट 40% कर देंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे। क्लीन हाउस सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग मस्ट बी mechanized completely behind the hazardous cleaning death of the 150 people in the 2022 to 2023। देखो होता क्या है, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हमारे यहाँ पर अगर गंदगी को साफ करने के लिए, सीवेज प्लांट को साफ करने के लिए, सेवर लाइन को साफ करने के लिए अगर हम इंसानों का यूज करते हैं तो ये आज भी हमारे लिए बहुत बुरी बात है, ठीक है। ऐसा कहने की बात की जा रही है, ठीक है, और नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि एक फंडामेंटल राइट नाम की चीज होती है, ठीक है, जो हर किसी के राइट है, उनके मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। और इसके अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 14, जो ये कहता है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई हायर कास्ट का आदमी ये सब काम कर रहा हो, सीवर की सफाई कर रहा हो? नहीं देखा होगा। तो यहाँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, तो उसका वायलेशन हो रहा है। दूसरा आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 21, क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने की आज़ादी है। लेकिन कैसे जीने की आज़ादी है, विद डिग्निटी। अब बताओ, तुम्हें अगर पता चले कि तुम सुबह सुबह सीवर की सफाई करके आते हो और दिन में सोसाइटी में घूमते हो, तो क्या तुम उस डिग्निटी से जी पाओगे जिस डिग्निटी से अभी जी पा रहे हो? नहीं जी पाओगे ना, क्योंकि तुम्हें खुद अंदर से गिल्ट फील होगा ना। तो क्या हम उन लोगों की डिग्निटी को बचा रहे हैं? नहीं बचा रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसका भी हम वायलेशन कर रहे हैं। इसी में लिखा है राइट टू लाइफ इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का राइट है। अब कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा पीने को पानी मिले और अच्छा सांस लेने को हवा मिले। क्या उस आदमी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। उसका तो हेल्थ भी, क्योंकि वो पानी गंदगी में जाएगा 100 तरह की बीमारियां पाएगा, हो सकता है सोसाइटी में बीमारी फैला दे, डिजीज फैला दे, कुछ भी कर सकता है। तो तुम यह भी गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसका, अच्छा आर्टिकल 17 क्या कहता है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बैन करता है। और इसी के अंडर में आपने पढ़ा होगा 1989 में एक एक्ट भी आया था, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है।
कि SC ST के साथ ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे मोस्टली उसी कास्ट के लोग करते हैं, है ना। किसी हायर कास्ट के लोग को तुमने करते नहीं देखा होगा, तो उसका विलेशन हो रहा है। तो हमने 2023 में एक मैकेनिज्म सुझाया और वो मैकेनिज्म ही लागू हो ऐसा कहने की बात की जा रही है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट काफी बार कह चुका है कि हमें उसको यूज कर लेना चाहिए, और वो क्या था, जैसे 2022 से 2023 में लगभग 150 लोगों की डेथ हुई है, तो उन सब की बात कर रहा है। तो हमने मैकेनिज्म क्या दिया था, तो सरकार ने 2023 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था नमस्ते, ठीक है। पता ना क्या फुल फॉर्म है इसकी, काफी बार पढ़ चुके हैं हम, नमस्ते। और नमस्ते स्कीम के अंडर कहा गया था कि अब हम किसका यूज करेंगे, रोबोट्स का यूज करेंगे सीवर की सफाई की करने के लिए। और जो रोबोट्स यूज किए जाएंगे उसमें जो पहला स्टेट बना था वो कौन सा था, केरला। और कौन सा रोबोट यूज किया गया था, बैंडिकूट उसका नाम रखा गया था, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना। ऑलमोस्ट बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है भारत की, मोर देन 500 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हो रहा है, जो रोबोट्स उनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सब देखने को मिलता है तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं पहले। Should India relax its adoption procedures? क्या इंडिया को अडोप्शन प्रोसीजर को रिलैक्स कर देना चाहिए? ये आर्टिकल भी शायद हम पढ़ चुके हैं। कारा, CARA याद करो ना, जो एक डिपार्टमेंट है जो बच्चों के अडोप्शन से रिलेटेड काम करता है। हमने पढ़ा भी था कि अभी लगभग जितने बच्चे अडोप्ट करने थे और जितने पेरेंट्स थे उनका रेशियो 1:13 था, यानी कि एक बच्चे को अडोप्ट करने के लिए 13 पेरेंट्स अवेलेबल थे, 13 पेरेंट्स अवेलेबल थे। लेकिन बच्चा अडोप्ट करने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, याद करो, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 3 से 3.5 साल का समय लगता है। तो क्या हमें उनको कम कर देना चाहिए, क्या बढ़ा देना चाहिए? तो वही आर्टिकल दोबारा से इसमें आ गया। तो और कुछ नहीं, बस मैं इसलिए ले आया इस चीज को क्योंकि जो कारा है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये इसी महीने में 3 बार न्यूज में आ चुका है, ठीक है। तो आपको पता है जो 4-5 बार रिपीट हो जाती है बातें 3-4 बार तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जस्ट इसको, उस वाले लेक्चर को अगर आपने देखा है तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कब बना था, तो ये थोड़ा सा याद रखना। NCPCR इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज सेट अप इन मार्च 2007 अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके अंडर बनाई गई थी। द कमीशंस मैंडेट इज टू एंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन द कंसाइंस with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India, ठीक है। तो ये सब बातें की गई हैं, ठीक है। जैसे पोक्सो वगैरह भी इसमें डाला गया है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, उन सबको देखकर बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में प्लान बनाता है, ठीक है। चलते आगे, हम पढ़ चुके हैं इसको पहले एक बार। At UNSC, India says Gaza ceasefire a must reaffirm support to the Palestine। देखो इंडिया ने किसका सपोर्ट किया, पैलेस्टाइन का। इवन लास्ट ईयर एक वोटिंग भी हुई थी जिसमें 42% से ज़्यादा वोट किसके लिए पड़े थे, पैलेस्टाइन के लिए। लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर बहुत बुरे हालात है, याद रखना। जो गाजा है, गाजा आज के दिन आपने पढ़ा होगा, अभी अगर आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से तो हंगर क्राइसिस की हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी शायद मई के हैंड आउट में, है ना, मई के महीने में। उसमें यह था कि सबसे बुरे हालात तो गाजा के ही चल रहे हैं। गाजा को हंग्रिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ का स्टेटस दिया गया है। इतनी भूख मरी है, इतनी भूख मरी है ना, लोगों को खाने के दाने नहीं है। रीजन क्या है, इजराइल हमास के बीच में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि गाजा में सीज फायर हो जाना चाहिए और हमें लोगों की तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है। तो वही सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो एक पहले से यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है, ठीक है, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, जिसमें हमने इजराइल और हमास के बीच चल रहे सारे के सारे इश्यूज को डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ जिस भी बच्चे जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं क्लेट पैप से या रिसेंटली अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो पुराने बच्चे हैं ऑलमोस्ट सभी देख चुके होंगे, तो वो बच्चे जाएं यूट्यूब के ऊपर डालें मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, क्लैट पैप के यूट्यूब चैनल पे या बाई क्लैट पैप डाल देना, यूट्यूब पे आ जाएगा, आप उसे एक बार देख लेना तो सारे इश्यूज आपको समझ में आ जाएंगे और ये करंट स्टेटस आपका तुरंत अपडेट हो जाएगा। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये पिछले 3 साल से न्यूज में है, ठीक है। नेक्स्ट, अजय सेठ अपॉइंटेड एज द IRDI चेयरमैन। क्या होता है IRDI, तो याद रखना, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो IRDI एक्ट से 1999 में बनाई गई थी। एक्ट आया था 1999 में, ये बना दी जाती है, ठीक है। इट वर्क्स एज ए ऑटोनोमस अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है।
दूसरा, इसका हेड कौन बन चुका है? तो अजय सेठ। अब कहोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप लोगों ने फरवरी के हैंडआउट पढ़े होंगे और 2025-26 वाला अगर तुमने बजट पढ़ा होगा, तो उस बजट में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि इंडिया में जो इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है उसमें 74% क्या होता था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। उस एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया था। ठीक है, और उस 100% करने के बाद जो दूसरे देशों के जो प्लेयर है मार्केट में आएंगे, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और आईआरडीआई क्या करता है? जितने भी इंश्योरेंस प्लेयर है ना मार्केट में, सबको रेगुलेट करता है। जैसे एचडीएफसी इंश्योरेंस हो गया, एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो आप देखते हो, तो ये सारी के सारे को रेगुलेट करता है आईआरडीआई। उसका चेयरमैन कौन बन चुका है? तो आपका अजय सेठ। बट इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस बार के बजट में हमने क्या किया था? 74% से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाकर 100% अलाउ कर दिया था। और उस चीज की रिव्यू करने के लिए कि उसके क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, क्या बेनिफिट होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, है ना, तो उस चीज के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई थी, जिस कमेटी का नाम क्या था? तो आई होप कि आपको याद होगा, दिनेश खरा कमेटी। और जो दिनेश खरा हैं वो इससे पहले क्या रह चुके हैं? तो एसबीआई के आपके चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो दिनेश खरा कमेटी किससे रिलेटेड है? आईआरडीआई के इंश्योरेंस, उसी से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखना। समझ गए? चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं दोबारा किसी लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।